तो दोस्तों हमने चाय तो पी ली है। वो सलमा आ गई थी तो हमने वो वीडियो बंद कर दिया बीच में। तो पर वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा था, फ्लो टूट गया। तो मैंने कहा इसको ऊपर दोबारा बात करते, तो मैंने फिर इसको बुलाया और दोबारा वीडियो ऑन किया। तो वो जो बात चल रही थी ना, इस पर मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, या क्रिटिसिज्म के अलावा मतलब लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। जैसे मैं स्कूलों में बच्चों को इनाम दिए जाने के हक में नहीं हूँ। हाँ। इधर धूप आ रही ना, इधर पीछे कर ले, बस ठीक है इतना। ठीक है। तो टॉनी गो, चल रहने दो। तो फ्लो टूट रहा है यार, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इतनी देर में तो सारा फ्लो टूट जाता है, थॉट निकल जाता है। नहीं, वो तुम बोल रहे हो ना, मैं स्कूल, तुम ये तो सच है कि तुम शुरू से कहते थे एप्रिसिएशन जो है ना, ये लोगों को एक कमजोर बनाता है। उसको जब तक अगर एप्रिसिएशन, अगर आप स्कूल में बच्चे को इनाम दे रहे हो कोई काम करने के लिए, और एक कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए इनाम दिया जाता है ताकि कुत्ता वो इनाम के चक्कर में वही काम करे जो आपको जो ट्रेनर उससे करवाना चाहता है। आप एक बच्चे को स्कूल में इनाम देते हो कि भाई तूने ये पढ़ाई बढ़िया करी है और तुझे ये इनाम दिया जा रहा है, ताकि बाकियों को वो इनाम का लालच रहे। हाँ। जबकि ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है, ये गलत स्ट्रेटजी है। फिर वो ये दो तरीके से गलत है। एक कि आपकी ड्यूटी थी सबको एक साथ एक लेवल पर लाने की, हाँ। जिसमें आप नाकामयाब रहे तो आपने चुन लिए कि टॉप 3 कौन है ना, तो ये आपका फेलियर है। दूसरा, इससे वो 40 बच्चों में से वो 37 बच्चों के साथ ही गलत हो रहा है, पर उन 3 के साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है जिनको आपने इनाम दिया, क्योंकि वो जिंदगी भर अब इनाम के एडिक्ट हो जाएंगे। इनाम नहीं मिला तो बेकार है। ऐसे ही अगर यार मैं पैसा कमाता हूँ अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को परवरिश के लिए। अब मैं ये कहूँ कि मेरे को तुम स्पेशल दर्जा दो इस बात के लिए कि भी मैं घर चला रहा हूँ या मैं पैसा कमा रहा हूँ, भाई वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि यार आपने कौन सा फिल्मों में सुना कि आपने कौन सा एहसान किया, ये किया। बात सही है, मैंने शादी करी, क्या मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद मुझे किसी की जिम्मेदारी उठानी है? बच्चे पैदा किए तो मुझे नहीं मालूम था क्या क्या। तो ये मेरा काम है। मैं इस बात पे ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दो क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ? भाई वो मेरे हिस्से का काम है। ऐसे ही जब तू खाना बनाती है तो तुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि तू खाना बना रही है या बच्चे पाल रही है, वो काम है। मान लो तू वर्किंग वुमेन होती तो तुझे वो तूने चुना, तो इसलिए तुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि हम सब अपने अपने हिस्से के काम कर रहे हैं। और हम सब जब अपने हिस्से के काम बेहतर नहीं करते हैं तो हमें उसके नुकसान झेलने पड़ेंगे। वो नुकसान इकोनॉमिकल भी होगा, वो मेंटल लेवल पे भी होगा कि क्रिटिसिज्म होगा, लोग बुराई करेंगे। पर अगर हमने अपने हिस्से के काम बेहतर किए तो उसकी तारीफ के हकदार नहीं है हम, उसकी तारीफ के हकदार नहीं है, क्योंकि वो तो बेहतर करना तो ड्यूटी है कि आपको काम अच्छा से करना पड़ेगा। तूने राजमा चावल बनाए मान लो, तो राजमा अच्छे बनने चाहिए, चावल अच्छे बनने चाहिए। अब तूने अच्छे बनाए, अब मैं कहूँगी तूने अच्छे बनाए, मैं ये कहूँगी भी तूने अच्छे बनाए, भाई अच्छे ही बनने चाहिए थे और तूने अच्छे ही बनाए। इसमें इनाम कहाँ से आ गया, रिवॉर्ड कहाँ से आ गया, एप्रिसिएशन कहाँ से आ गया? और अब आती बात कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करके मैंने ये बनाया, मतलब तुम्हारे लिए मुश्किल जॉब था, तुम्हारा ये मानना है। आपको एप्रिसिएशन उसी काम के लिए चाहिए होता है जिसको आप मुश्किल मान करके करते हो, कि भाई आपने मुश्किल काम हल किया इसलिए मेरी तारीफ करो, जबकि वो आपके हिस्से का काम था। अब इससे नुकसान क्या होता है कि जिस आदमी को एप्रिसिएशन की आदत पड़ जाती है फिर वो हर काम एप्रिसिएशन के लिए करता है। एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा, एप्रिसिएशन मिलेगा वो मोटिवेट रहेगा। कंट्रोल हो गया एक तरीके से वो। तो यही तो होता है। इसीलिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाओगे, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे, कोई ताली बजाने वाला नहीं है। जब आप पहुंच जाओगे कोई ताली बजाने वाला नहीं है, अकेले हो। फिर वहां से जब नीचे उतरोगे तब वाहवाही मिलेगी ही नहीं, जरूरी नहीं है। मैं कन्याकुमारी पहुंचा तो मुझे लगा कि हजारों लोग आओ, मालाएं पहनाओ, तारीफें करो। मैं अकेला खड़ा था साइकिल लेके, भीड़ थी, मुझे लोग देख रहे थे पर मेरे को कोई जानने वाला नहीं, है ना। तो ऐसे काम, हाईवे पे साइकिल चला रहा हूँ तो मुझे मालूम कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई मोटिवेट नहीं करेगा, सेल्फ मोटिवेशन। ये जो इनाम है, तारीफें, ये आपको बाहर से मोटिवेशन देती हैं। तो वो जो जिन सब्सक्राइबर के साथ मैं मिला था लंच पर थाईलैंड में, तो उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, कभी कभी एप्रिसिएशन तो चाहिए होता है ना मोटिवेशन के लिए। या
मैंने कहा नहीं, अगर आप इस मोटिवेशन के आदी हो गए तो आप बड़े काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि एप्रिसिएशन की डिमांड हम तभी करते हैं जिस काम को हम मानते हैं कि हम नहीं कर सकते थे पर हमने कर दिया। तू अच्छे राजमा बना सकती थी और बना रही है 10 साल से, और तूने आगे भी 10 साल बनाए, इसमें एप्रिसिएशन क्या चाहिए? वो तो नॉर्मल चीज हो गई, हम तो यही ऐसे ही बनाते हैं। तू अरब का स्टफ ऊंट बनाए, स्टफ ऊंट, ऊंट के अंदर बकरा होता है, बकरे के अंदर फिर वो मुर्गा होता है, वो बनाए, तब कहें कि हाँ यार, तब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यार ये इसका काम भी नहीं था, इसको आता भी नहीं था और इसने सीख करके बनाया, ये तो भाई तारीफ की बात है ना? हाँ। आप तारीफ उसी काम में चाहते हो कि जिस काम में आपको लगता है कि आपने बहुत मुश्किल टास्क कंप्लीट किया। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मेरे को याद है जलंधर में भी मैंने ये बात बोली थी, तो तब भी किसी ने बोला कि नहीं एप्रिशिएशन तो चाहिए होता है। भाई एप्रिशिएशन एक डोपामिन रिलीज करने का एक वो है रास्ता। हाँ। आपको बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, मजा लगता है, बात खत्म कहानी, फिर आपको वो मजे की आदत पड़ जाती है। फिर आपने कोई काम किया, घरों में कलेश ही इस चक्कर में होते हैं कि आज मेरे पति ने खाने की तारीफ ही नहीं करी, आज उसने मुझे लव यू मिस यू बोला ही नहीं। भाई लव यू मिस यू बोल दिया क्योंकि आपको ये एप्रिसिएशन की आदत पड़ गई, कुछ अटेंशन की आदत पड़ गई। और इसी चीज का तो लोग फायदा उठाते हैं कि इनको मालूम है इनसे कोई काम जो करवाना ठग है। होते हैं, हाँ, इनसे काम करवाना है, इनकी तारीफें करे जाओ, ये आपके लिए काम करे जो ये जाएंगे। ठग होते हैं, जो लड़कियां पटाते हैं, ये यही तो करते हैं, इनको मालूम है कि इसको क्या सुनना है। तो जो बड़े मिशन होते हैं, जो बड़े गोल होते हैं जिनके, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते कि मेरी तारीफ़ें करो, मुझे इनाम मिले, रिवॉर्ड मिले। ये हम लोग वो देखते हो फोर्ब्स मैगजीन में, ये 100 टॉप दुनिया के बिलियनियर हैं, ये है वो है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम टॉप पे रख दो, वो 10वें नंबर पे आ जाए, वो 5वें पे चले जाए, वो 3रे पे चले जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो इन्हें फ़र्क पड़ता तो वो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। एक औरत या एक आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, एक जैसी ज़िंदगी जीता रहता है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसको एक तो मुश्किल मानता है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, औरत बोलेगी घर चलाना बहुत मुश्किल है। अरे तो जब तक आप ये मानते रहोगे कि आप एक मुश्किल टास्क को रोज़ कंप्लीट कर रहे हो तो ज़िंदगी भर आप उसी में लगे रहोगे। आप कहोगे अरे यार घर चलाना बड़ा आसान है, पैसा कमाना बड़ा आसान है, तो आप फिर मुश्किल ढूंढोगे, मुश्किल उससे अपग्रेड होगा। अब ये बात आप तभी बोलोगे कि भाषण दे रहा है आसान नहीं है पैसा कमाना। हाँ तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ ना, सोचो कि क्या आप गलत कर रहे हो, पहले उसको रोको। अब गधे की तरह एक जैसी जिंदगी जिए जा रहे हो और साथ में करो कोई बदलाव हो जाए, तो कोई आसमान से हाथ थोड़ी आने वाला है कि आपको उठा करके दूसरी सिचुएशन में डाल देगा, आपको चुनना पड़ेगा। होता यही है, जब आज के काम को हम मुश्किल मानने लगते हैं ना, तो हम उसी में उलझे रह जाते हैं, हम उससे निकल ही नहीं पाते। उल्टा और वो काम ना और भारी लगने लग जाता है करते करते। अगर उसको हल्के में करने लग जाए तो शायद माइंड उसको जल्दी खत्म करके ना कुछ और सोचने लगे। तो जो मैं बोलता हूँ कि जिंदगी को हल्के में जियो, वो यही तो है कि आप जो भी कर रहे हो ना उसको टफ मत मानो। मुझे लोग बोलते हैं यार आप गोवा से, पहले क्या बोलते यार आपने हिम्मत दिखाई गोवा से दिल्ली आ गए। मैं सोचता यार मैंने गाड़ी थी मेरे पास, पेट्रोल डलवाया, पैसे नहीं थे, थोड़ा बहुत इंतजाम किया, आ गया, इसमें कौन सा मैंने मंगल ग्रह पहुंच गया। किसी ने बोला यार आपने इंडिया से बाहर बिजनेस शुरू कर दिया, हिम्मत चाहिए, अकेले किया, ये किया। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ थोड़ी सी रिसर्च करो, जो रूल है वो सब करो, पैसे का इंतजाम करो, पैसे नहीं है तो इसमें कौन सा वो चीज़ है। अब मैं इसको मुश्किल मानने लग जाऊँ तो इसी में मैं तो इसी में गदगद होने लग जाऊंगा कि मैंने तो बहुत बड़ा तोप चला दी है। नहीं, आप थक भी जल्दी जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है ना आपने बहुत बड़ा काम निपटाया है, तो आपको बड़ी कंधों पे भारीपन, आपके अंदर जो प्राउड वाली फीलिंग आती है, आप उसी में उलझे रह जाते हो। रेस को जब इंजॉय करने लग जाओ तो वो रेस नहीं रहती है। हाँ, फिर वो रेस जो है वो रास्ता बन जाती है। ये लोग रेस को एंजॉय नहीं करते, हम तो बहुत मुश्किल दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते रहो, फिर दौड़ते रह जाते। मतलब मुश्किल जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए ना लाइफ में। कोई काम आपको अच्छा लगता है करने में तो वो कब करके खत्म हो जाता है। जोन टफ आएगा, कई बार आप डिमोटिवेट हो गए, कई बार टफ जोन आएगा, कई बार आप परेशान हो गए, चिंताएं होंगी, ठीक है। एक औरत भी जो घर में खाना बना रही है वो भी खाना बना के रोज एक बोर हो जाएगी, ये बात सच है। वो भी इरिटेट हो जाएगी, क्या मैं जिंदगी जी रही हूँ। पर ऐसा तब होगा जब वो उस काम को रोज टफ मानेगी। अगर वो इसको कहेगी यार ये तो मेरे हिस्से का काम है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का बोलते दाएं हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। तो आप एक औरत घर में काम कर रही है या एक आदमी जाके सुबह से 9 to 5 में पैसा कमा रहा है, वो उसको आसान माने तो भी उसको यही करना है, वो उसको मुश्किल माने, कल पे आपने आसपास के लोगों को बोले मैं ये कर रहा हूँ तो भी उसको वही करना है। मतलब उसके
किसी भी तरीके से सोचने से उस काम के करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल जब वो उस काम को बहुत हल्के में लेने लग जाएगा, बहुत आसान काम है, टफ नहीं है, तो उसके जीवन में एक उमंग आएगी, एक रस आएगा, और एडवेंचर जो हमारी जो कुदरती जो देन है कि हमें हर मुश्किल काम करने की चाह रहती है। जुए में लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि उनको और मुश्किल आसानी से जितवा दे, किसी जुआरी को बोल जाते ही वो जीत मजा गया, ही नहीं आएगा, वो फिर और खेलेगा। कई बार ऐसा होता है जाते जब आप फटाफट जीतने लग जाओ तो आप निकल ही नहीं पाओगे वहां से। तो अपने जो हर काम को आपको आसान समझना है और उससे मुश्किल वाला काम करना है। फिर जब आप मुश्किल वाला काम कर रहे हो तो उसको इतनी बार करना है कि फिर वो आसान उसको समझने लग जाओ, फिर उससे मुश्किल वाला, इसी से ग्रोथ होती रहती है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन में दो तरह की होती है, एक वो रेगुलर काम करते करते आदमी जब उसको मुश्किल मानता है तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है, एक फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि यार यही करे जा रहे, कुछ और नया कर दे। तो बॉस, फ्रस्ट्रेशन की बजाय फिर अपना गरेबान पकड़ो ना। डॉक्टर ने बोला ये काम रोज करने को। अगर मान लो आप एक ऐसे ढांचे में हो कि जहाँ पे आपका पति आपको कोई और काम नहीं करने दे रहा, आपकी सास बहू नहीं, तो विद्रोह करो, निकलना बगावत करो। सही में बगावत करो ना। कितनी हीरोइनें, कितनी लड़कियां घर से भागी, दुनिया भर ने लांछन लगाई, माँ बाप ने खूब बोला, रिश्ते तोड़ दिए, वो बड़ी हीरोइन बन गई, आज वही माँ बाप उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं। सही बात है। अगर आप एक ही काम रोज रोज करे जा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई और क्या ये करेगा? खाली घर के काम को लेके नहीं होता, कोई नौकरी में भी फ्रस्ट्रेट होता है कि यार वही 9 to 5 वो सुबह। क्योंकि वो अंधा है, क्योंकि वो मूर्ख है, वो मूर्ख अंधा है। दुनिया में इतना सब कुछ है, उसको एक ही चीज दिख रही है, तो उसमें कोई क्या करेगा? मैं हर कुछ साल में अपनी लाइफ चेंज कर देता हूँ, अब तो महीनों में चेंज कर देता हूँ। ये तो चॉइस है ना, आपकी चॉइस है। आप अपनी चॉइस के लिए किसी किस्मत, किसी समाज, किसी और को दोष कैसे दे सकते हो? आप नहीं निकल पा रहे। अगर आपको कोई रोक रहा है, सिचुएशन रोक रही है, सिचुएशन के अंदर आपके आसपास के लोग रोक रहे हैं, तो विद्रोह करो। सही बात। वो विद्रोह में भी तो एडवेंचर है। वो बदलाव, वो विद्रोह के चक्कर में विद्रोह करना नहीं है, हीन भावना में आ जाना कि मैं भी ये कर सकती थी, मेरा पति ऐसा निकला, मेरे बाप ऐसा निकला, मेरी माँ ऐसी निकली। सही बात है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है मैक्सिमम हमारी खुद की जनरेट करी हुई होती है। वो जो तुम बोलते हो ना कि लाइफ आपके फैसलों का नतीजा है, तो फ्रस्ट्रेशन भी वही है कि आपने जो अब एक हाउसवाइफ ने क्रांति नहीं करी, तो वो उसने चुना, 2 बहू है, एक बहू कमाती है, एक बहू घर संभालती है, ठीक है। अब क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में गए और वहां से फल तोड़ लाए, सब्जियां तोड़ लाए, लकड़ी काट के ले आए और घर चला लिया। अब ऐसा नहीं है जमाना। सही बात। तो अब तो पैसे से ही आएगा जो कुछ आएगा। तो पैसा एक बहू ला रही है, दूसरी बहू उससे ज्यादा फिजिकल मेहनत कर रही है, हाँ। और मेंटली स्ट्रेस ले रही है, काम कर रही है, पर वैल्यू उसकी ज्यादा है, क्योंकि वो पैसा ही नहीं देगी तो वो कहाँ पर स्ट्रेस कहाँ से कर लाएगी। ये इंडिया में देखना, माँ बनने वाली होती है औरत कितनी खुश होती है, माँ बनती है बड़ा खुश होती है, और बाद में वही कहती है कि यार इन्होंने मेरा खून पी रखा है, मैं तो बच्चे पाल पाल के थक गई, तुम्हें क्या पता, तुमने कभी पाले हो बच्चे तो पता है। भाई जब 9 महीने का टाइम था तब नहीं याद आया था? जब आप बच्चे प्लान कर रहे थे तब नहीं याद आया था? तो ये क्लियर है कि कोई बच्चा नहीं है तो दुख, बच्चा है तो बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं तो दुख, और अब एक नया दुख है पेरेंटिंग का दुख। पेरेंटिंग नहीं आती या पेरेंटिंग कैसे करें? हमें आज तक बच्चों को लेकर तो कभी कुछ रहा ही नहीं कुछ। तूने शुरू में उनकी पढ़ाई को लेकर के लिया, मैं उस समय भी तेरे को टोकता था कि मत करिए। ये बात तो सच है कि आज तक इतने बड़े हो गए बच्चे, हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि इन्हें बड़े होके क्या बनना है, हमारे क्या बीच हुआ ही नहीं करना है। कई बार सुना कि आपने कुछ तो सोचा, हमने कभी नहीं सोचा ना। हमने सोचा है, अगर हम सोचेंगे तो तुम क्या सोचोगे? हमने आज तक, और ये सच बात है ना, कोई बच्चा 4th 5th या 10th 12th में भी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये 5-10 साल बाद इसका इंटरेस्ट किस में होगा या काबिलियत किस में होगी या क्या करना चाहेगा? हम क्रिएटर थोड़ी हैं किसी के, हम उनको बेहतर समझ दे सकते हैं, हम उन पर निगरानी रख सकते हैं कि वो कुछ गलत ना करे, वो भी एक एज तक। और आज उनकी एज के बच्चों से देख ले उनकी समझ कितनी आगे है, बिना सिखाए। क्योंकि बिना सिखाए वो सीखते चले गए ना। एक आप सिखाते हो, अरे भाई सिखाने के लिए पहले आपको भी तो आना चाहिए। आपको खुद आता नहीं, खुद जीवन में कुछ कर नहीं पाए,
एक पेड़ से आम तो तोड़ नहीं पाए, बच्चे को सिखा रहे हो कि आओ जिंदगी में सरवाइव कैसे करना है। सही एक बात 40,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाली टीचर आपको कहेगी कि बता मैं तुम्हारा भविष्य बनाती हूँ। जो खुद टीचर तनख्वाह के लिए नौकरी कर रही है, सुबह उठ करके 6 बजे नाश्ता बना के भागती है स्कूल, वो बच्चों को वो चीज पाठ पढ़ा रही है जिससे कि उसका ये कहना है, उसका ये मानना है कि इससे वो आप लाइफ बच्चा में जीवन में सक्सेस होगा। भाई आपने आप क्या उखाड़ लिया? अपने ऊपर अप्लाई कर हाँ? लिया होता फिर। और टीचर गुरु है, ये है वो है, वो ये टीचर गुरु नहीं है, ये केवल अध्यापक है जो अध्याय पढ़ा रहे हैं। अध्याय पढ़ाने का काम है इनका, इसलिए अध्यापक है, ये गुरु नहीं है। गुरु एक रिक्शे वाला भी हो सकता है जो आपको एक ऐसी लाइन दे गया जिससे आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। तो ये जो टीचर वीचर जो है, ये गुरु कुछ नहीं है। गुरु अलग चीज होती है, ये अध्यापक है, अध्याय पढ़ाना इनका काम है। अध्याय कहीं पर बैठे हुए 10 अक्लमंद लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से अध्याय पढ़ाए जाएंगे किस उम्र के बच्चों को, और ये गुलामों की तरह लग जाते हैं। जो खुद गुलाम की जिंदगी जी रहा है वो ये डिसाइड करता है कि तुम्हें आज़ाद जिंदगी कैसे जीनी है। पर वो तो ये बोलता ही नहीं आज़ाद जिंदगी, स्कूल कभी नहीं बोलता आज़ाद जिंदगी। वो तो कहता है कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसे कामयाब हो जाओगे, नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये सब अच्छा कैरियर बन जाएगा आपका। वो कभी, वो तो आज़ादी तो सिखाता ही नहीं ना। स्कूल को आप ब्लेम नहीं कर सकते, स्कूल ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि मैं तुम्हें आज़ाद जिंदगी सिखाता हूँ। मतलब नौकरी वो तो अध्यापक है ना, वो अध्याय पढ़ाते हैं इसलिए अध्यापक है। अध्याय डिसाइड करने वाले कुछ अलग लोग हैं, और आपने कितना अच्छा अध्याय समझ लिया है वो उसके लिए आपको A4 साइज का कागज़ दे देते हैं। लाइफ ना बहुत सरल है, लोगों ने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है, और ये मूर्ख लोग एक दूसरे को देख करके, परसों एक सब्सक्राइबर आए थे, वो कह रहे यार मेरी आपकी एज सेम है, और एक तो थाईलैंड में आदत बढ़ गई सेम वहाँ पे कई शब्दों को रिपीट बोलते हैं। तो मैं भी अब ट्रैवलिंग शुरू करूँगा, ये करूँगा। किसी भी चीज़ का ना लोड नहीं होना चाहिए। मैं ना सन की हो चुका हूँ, मेरे सामने कोई भी अच्छी बात कर लेना मुझे उसमें भी खामी निकल दिख जाती है। इसलिए तो फिर तुम्हें लोग फोन नहीं कर रहे। सेम तो यहाँ भी बोलते हैं, सब कुछ सेम है। तो लाइफ का ना, मुझे कोई चीज़ लाइफ में मुश्किल नहीं लगती। हाँ परेशान करती है या कई बार चिंता होती है और वो सब होता है, पर मतलब एक लेवल ऐसा आ जाता है कि आदमी कह करके कामयाबी हासिल करता है। ये मैं कर दूंगा, और वो कर देता है। मतलब सोचो कि मतलब उसके अंदर कितनी काबिलियत या कितना आत्मविश्वास या वो कितना श्योर शॉट है, ये तो मैं कर दूंगा यार लॉकडाउन के दौरान मैं तुझे नहीं कहता था कि यार तू थोड़ा सा टाइम निकाल ले, ये तो मैं कर दूंगा। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत धक्के खाएगी, केवल आपको अक्लमंद बनना है। सही बात है। तुम सोच ढूंढते फिर रहे थे कि भाई ठीक है मान लिया, विश्वास है, पर भरोसा जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये मालूम नहीं ना कि कैसे। क्योंकि हम तो एक्शन का रिएक्शन देख रहे थे, और एक्शन जो हो रहे थे वो कभी समझ के परे थे। मतलब श्योर शॉट कह करके आप कोई चीज हासिल कर रहे हो। एक तो है कि आपने मेहनत करी, और मेहनत मतलब स्मार्ट वर्क या मेहनत जो भी है किया, और आपने उससे कुछ हासिल किया, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप कह रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, और आप वो कर रहे हो, मतलब आपको मालूम है कि ये तो हो ही जाएगा। ये कैफे वैफे चले नहीं चले, मुझे मालूम है कि मेरा ग्राफ ऊपर जाता ही रहेगा। ये कैफे चलेगा तो फायदा होगा, ये कैफे नहीं चलेगा तो ज्यादा फायदा होगा। ये तो यूट्यूब के लिए भी बोलते थे। अगर ये यूट्यूब चल जाता तो हमें कम फायदा होता, ये यूट्यूब नहीं चला तो ज्यादा फायदा हो रहा है, और जिस दिन ये यूट्यूब बंद हो गया तो फिर तो बहुत ज्यादा फायदा होगा ना, क्योंकि फिर तो ये सब भी हट जाएगा, या बैठ करके ये बातें करनी नहीं पड़ेंगी। तो वो एक है ना, हरिवंश राय बच्चन की लाइन है कि जो हो वो अच्छा, जो ना हो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और ज्यादा अच्छा। एप्रिसिएशन इसलिए बच्चे कभी भी बोले ना आज हमें टीचर ने तारीफ करी या टीचर ने हमें इनाम दिया, तो उनको टोक देना। हाँ बिल्कुल, तो सही है, उनको सीधा टोक देना। मैं हालांकि टोकता रहता हूँ उनको, वो समझ भी गए हैं कि ये एक ट्रैप है। अगर आपकी टीचर तारीफ कर रही है तो वो तारीफ नहीं चाहिए आपको।
क्योंकि आपने वही काम किया जिस काम के लिए आपको भेजा गया था। आप जिस काम के लिए स्कूल में गए, जिस काम के लिए टीचर अपॉइंट किया गया, वही काम करने पर आपको एप्रिसिएशन क्यों मिलना चाहिए? अगर आपको कोई ऐसे दे रहा है तो समझ लो कि आपको बेवकूफ बना रहा है, एक जाल में फंसा रहा है, जाल में और फंसा रहा है। आपका और खून चूसने के लिए और हाँ। बेहतर काम कराने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, इनाम वगैरह ये सब प्राइज वगैरह नहीं होना चाहिए। ये ट्रैप है, मोटिवेट करते हैं ये लोग और अपना काम निकलवाते हैं। अब टीचर के अंदर काबिलियत है नहीं कि 40 बच्चों को एक जैसे प्लेटफॉर्म पर ले आए, पॉसिबल भी नहीं है वो, क्योंकि सब अलग अलग पैदा हुए, सब में अलग अलग क्षमताएं हैं। पर ये तो दावा तो यही करते हैं। अब टीचर तो 40 बच्चों को एक ही किताब पढ़ाती है। अब टीचर तो चाहेगी कि 40 बच्चों के एक साथ नंबर आए, से बराबर आए, वो आ नहीं सकते। तो क्या करती है, जो आगे के लोग होते हैं, जो टॉप के बच्चे होते हैं, उनको चुन करके उनको तारीफ करती है, ताकि बाकी के लोग अंदर भी उस वो तारीफ के लालच में आगे बढ़े, आगे बढ़ने की है कोशिश ना। तो करे। टीचर तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है, क्योंकि उसमें वो अपनी फेल हो गई कि 40 को एक साथ लाने पर। वो 3 बच्चे उस तारीफ में और उन 37 बच्चों के आगे हीरो बनने के चक्कर में ट्रैप में फंसते चले जाते हैं कि अब हमें तो हर जगह तारीफ चाहिए। जरा सी उनकी तारीफ नहीं मिली, 90% वाले के अगर 88% नंबर आ गए तो वो डिप्रेशन में चले जाता है कि क्या हुआ जी, 2% नंबर कम आ गए, या मेरे कंपटीटर के नंबर ज़्यादा आ गए। हारना सिखाया नहीं हमने अपने बच्चों को, बोला कि अगर तुम्हारे दोस्त का जीतना जरूरी है तो तुम हार जाना, क्योंकि तुम तो फिर जीत लोगे। क्योंकि जीतना तो तुम्हें जीत हार से ऊपर उठ के सोचना है कि तुम जो भी कर रहे हो तो वो तो तुम्हारा स्किल है। दुनिया की नज़र में वो जीत हो सकती है, तुम मत जीत मानना उसको, तुम जीत मत मानना। तुमने जीत मान लिया फिर तुम रुक जाओ, फिर तुम वही होगा कि हर बार जीत, और जीत का मतलब है कि फिर एप्रिसिएशन। इसीलिए बैक बेंचर्स क्यों ज्यादा कामयाब रह जाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने एप्रिसिएशन या किसी के बाहर से किसी के सपोर्ट किया, वो क्या बोलते, वो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप। क्योंकि बैक बेंचर्स को टीचर लुभा नहीं पाती। पहले 3 बच्चों की तारीफ करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दे करके वो चाहती है कि सब बच्चे इस रेस में आ जाए। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम फुल स्पीड से भी दौड़े तो भी हम इस रेस में फिनिशिंग लाइन के आसपास भी नहीं पहुंच सकते, और हमें दौड़ना ही नहीं है। नहीं, वो दौड़ना ही नहीं है, दौड़ना ही नहीं है। क्यों आई ये बात इस रेस में? क्योंकि अरे यार तू ये बात समझना, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ये मान चुके होते हैं कि हम इस रेस में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, हम में नहीं है ये क्षमता, हम तो नालायक है, हम तो डल बुद्धि, हमारे माँ बाप ये बोलते हैं, हमारी टीचर ये बोलती है, इसीलिए हमें पीछे की बेंच पर बिठाया जाता है, या इसीलिए हम बचने के लिए पीछे की बेंच पर बैठते हैं। तो हम इस रेस के हकदार ही नहीं है, मतलब हमें हमारी काबिलियत ही नहीं इसमें इन्वॉल्व होने की। इस चक्कर में वो लोग उस टीचर के प्रोपेगेंडा से, ट्रैप से उनके कंट्रोल में आ नहीं पाते। टीचर खूब हड्डी दिखाती है, खूब हड्डी दिखाती है, पिल्लो देखो ये हड्डी है, भागो, तुम भी इन 3 पिल्लों की तरह जीत जाओगे ये हड्डी। वो जो पीछे बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं यार हम दौड़ेंगे तो भी हम जीत तो पाएंगे, तो हमें तो हड्डी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। टीचर बोलती रहती है, उनके ऊपर वो हड्डी के लालच का असर ही नहीं पड़ता, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती हैं। जो आगे वाले हैं और जो बीच वाले हैं, बीच वालों की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो आगे बनने की कोशिश करते रहते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है कि पीछे वो जाते नहीं हैं, आगे पहुंच नहीं पाते, तो वो बीच में रह जाते हैं। जो आगे वाले होते हैं वो सबसे पीछे वालों के पास नौकरी करते हैं, उनके गुलाम होते हैं, क्योंकि पीछे वाले आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, क्योंकि वो उस बॉक्स के अंदर फिट ही नहीं हो पाए ना। उन्होंने एक्चुअली में वो जो प्राइज का लालच है ना, वो उसमें इसलिए नहीं फंसे क्योंकि उन्होंने उम्मीद खो दी। उन्हें मालूम है कि यार हम तो जीत ही नहीं सकते ना। अब जैसे मेरी मान लो मेरी फाइट करवाओ किसी पहलवान से कि यार इस पहलवान से, मैं कहूँगा यार मैं लड़ूंगा ही नहीं, मेरे को मालूम है कि भाई नतीजा क्या होना है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम 1 करोड़ भी इनाम रख दो, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे मालूम है कि मैं जीत ही नहीं सकता। तो मैं वो 1 करोड़ का इनाम मेरे ऊपर काम नहीं किया, 1 करोड़ का इनाम काम नहीं किया, वो पहलवान से लड़ना, जीतना, जीतने के बाद एप्रिसिएशन काम नहीं किया, क्योंकि मैं अंदर से मेंटली प्रिपेयर हूँ कि भाई इसमें तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। इस वजह से मैं उस ट्रैप में नहीं फंसा और मैं कुछ और सोचता चला गया। तो बैक बेंचर्स इस रीज़न की वजह से आगे बढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि वो जो स्कूल का जो प्रोपेगेंडा है कि इनाम दे करके बच्चों को लुभाना, वो उसमें फंसते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम तो है ही नहीं रेस में। तो रेस से बाहर निकलने के 2-3 तरीके हैं। एक कि हम तो इस रेस के काबिल ही नहीं है, तो हम तो रेस में है नहीं, बैक बेंचर्स आगे निकल जाते हैं। एक जो रेस में दौड़ रहे हैं
दौड़ते 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 थक गए हैं, बोर हो गए हैं, पर जीत नहीं पा रहे और हार भी नहीं रहे, तो वो रेस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये नए नए यूट्यूबर्स आए हैं ना, कि रेस में दौड़ रहे हैं, जीत सकते नहीं, इसलिए रेस से बाहर निकल गए। ये जल्दी दूसरे give टाइप up के कर लोग, जाएंगे, हाँ। दूसरे टाइप के लोग निकल गए रेस से। पहला वो निकला जिसने कहा कि मैं रेस के काबिल ही नहीं हूँ, मेरे को दौड़ना ही नहीं है, मतलब मैं तो इसमें जीत ही नहीं सकता, ना मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहा, पहला आदमी। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे वो क्या सोचता है कि रेस ही, जब वो कामयाब हो जाता है वो कहता है रेस ही मेरे काबिल नहीं थी। पहले वो कहता है मैं रेस के काबिल नहीं था। दूसरा वो जो रेस में दौड़ रहा है पर जीत नहीं पा रहा, इसलिए वो रेस से बाहर निकल गया, फिर वो रेस को गालियां देने शुरू करता है, ये तो बेकार है, ये तो वो है, क्योंकि वो जीत नहीं पाया ना। तीसरा वो आदमी रेस से बाहर निकलता है जिसको मालूम है कि अगर मैं दौड़ा तो मैं जीत सकता हूँ, अगर मैं इस रेस में दौड़ूंगा तो मैं जीत सकता हूँ, किसी का बाप मुझे हरा नहीं सकता, पर मैं पागल हूँ क्या दौड़ूं? मैं मजे से गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए चलूंगा ना, मैं क्यों दौड़ूं? जिंदगी की क्या फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्या था पूरी लाइन? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता। वो कह रहा मैं पागल हो गया, मैं मजे से नाचते गाते अपना सफर तय करूंगा मैं। तो तीन तरह के लोग रेस से बाहर होते हैं। सही बात बोली। एक जो मानता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, तो वो शुरू ही नहीं करता और उसमें आता ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा कुछ करता है और बाद में उसको मालूम पड़ता है कि ये मेरे काबिल ही नहीं है। जब वो कामयाब हो जाता है तो कहता है ये मेरे काबिल ही नहीं थी, अगर मैं दौड़ता जीत भी जाता तो मेरा ये हाल होता भाई, आप यही बन सकता था। दूसरा वो जो जीत नहीं सकता था इसलिए उसने रेस छोड़ दी और वो क्रिटिसिज्म और क्रिटिक्स बन गया। तीसरा वो जो जानता है कि मैं दौड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, पर मैं पागल हूं क्या मैं दौड़ूं? तो इसमें वो सबसे खराब लोग हैं जो दौड़े जा रहे हैं, और इन तीन में वो बीच वाला जो जीत नहीं सकता था इसलिए उसने रेस छोड़ दी, वो भी खराब है। या तो वो जिसने अपनी मर्जी से रेस छोड़ दी शुरू में, या उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया, या पहले हाँ। सबसे लास्ट में जिसने कहा मैं नहीं दौड़ रहा, मेरे को मालूम मैं तो जीत ही जाऊंगा। जैसे बच्चा आपको बोले, कोई छोटा सा 5 साल का बच्चा आके बोले मेरे से पंजा लड़ाओ, आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी, अरे यार क्या मैं इससे पंजा लड़ाऊं, तो मैं जीत ही जाऊंगा। वो फिर भी बोलेगा नहीं नहीं अंकल लगाओ, फिर भी लगाओगे और जानबूझ के हार जाओगे, चल तू जीत जा। इस एटीट्यूड के साथ जो रेस को छोड़ता है। एक वो कि यार इस पहलवान से मैं पंजा लड़ाऊंगा, मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो मैं तो लड़ा ही नहीं रहा। और एक वो कि मेरे को तो जीतना है और वो लगा रहा है पंजा, ना जीत पा रहा है और हारने के लिए पूरी फोर्स लगा रहा है, तो सोचो उसका क्या हाल हो रहा है। वो तो ढोल की तरह दोनों तरफ से बज रहा है, क्योंकि हार मानने को तैयार नहीं और जीत सकता नहीं, वही चल रहा है। तो यहाँ से वो बोरियत, फ्रस्ट्रेशन, फिर वो कहता है पंजा लड़ाना कितना मुश्किल काम है पता है। अच्छा जीते आप? नहीं जीता नहीं हूँ, पर हारा भी नहीं हूँ, पर लड़ा ही रहा हूँ अभी तक 20 साल से। तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी।